Assalamu alaikum students. Lecture number 27 Chemical Process Principles 2 कैन 2111 का ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो कि ह्यूमिडिटी की कैलकुलेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम साइक्रोमीटर यूज करते हैं। तो ये एक आपको स्लिंग साइक्रोमीटर आपको दिखाया था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो हाइग्रोमीटर्स होते हैं बेसिकली वो आपको डायरेक्ट ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट्स दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो रीडिंग्स होती हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। तो जब आप कोई साइक्रोमीटर यूज करते हैं तो उसकी मदद से सिर्फ आप कोई ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, जिनको फिर आप बकायदा चार्ट्स वगैरह की मदद से आप जो है तमाम एयर की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो जिस तरह अभी आपको ये बताया मैंने, हमने हाइग्रोमीटर्स देखे थे, हमने ये साइक्रोमीटर देखे थे। इसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट्स करने के लिए कुछ और किस्म के तरीकेकार भी यूज किए जाते हैं। बेसिकली जो हमारे हाइग्रोमीटर्स होते हैं उनके अंदर ये प्रिंसिपल यूज किए जा रहे होते हैं टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ इतनी रेलिवेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास ये जो हाइग्रोमीटर्स हैं ये काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर अगर आप जो है कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस या थर्मल कंडक्टिविटी, अगर आप एयर की इन तीन प्रॉपर्टीज में से किसी एक प्रॉपर्टी या तीनों प्रॉपर्टीज के चेंज देखें, मिसाल के तौर पर अगर इफ यू मेजर a change in the thermal conductivity of an air or resistance of the air or capacitance of the air, so these changes actually are dependent on the temperature. तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये चीजें भी चेंज हो जाएंगी। तो अगर आपने कैलिब्रेशन की हुई है, आपके पास एक कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ये बताता है कि हाँ भाई इतनी अगर कैपेसिटेंस होगी तो आपके पास इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तो उसकी मदद से बेसिकली वो जो हाइग्रोमीटर्स वगैरह ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हो रहे होते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं अक्सर आपके पास उनके अंदर ये प्रिंसिपल काम कर रहा होगा। कैलिब्रेशन हुई होगी तो वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली कैपेसिटेंस की चेंज मेजर कर रहा होगा या रेजिस्टेंस की चेंज मेजर कर रहा होगा या थर्मल कंडक्टिविटी की चेंज मेजर कर रहा होगा। और उसके साथ साथ वो आपको क्योंकि कैलिब्रेशन की होगी, आपके पास पूरा सा एक डिजाइन सारा कुछ मौजूद है और आपके पास वो जो है डायरेक्ट ह्यूमिडिटी की कैलकुलेशन दे रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स जो हैं, उनके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इस किस्म के मेजरमेंट प्रिंसिपल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर उनको जो है हाइग्रोमीटर्स ही कहा जाता है। बाज़ औकात उनको ड्यू पॉइंट मीटर्स या बाज़ औकात ड्यू पॉइंट मीटर्स के साथ साथ उनको जो है साइक्रोमीटर्स भी कह दिया जाता है, लेकिन साइक्रोमीटर्स कहना उनको गलत होगा क्योंकि जो साइक्रोमीटर है वो आपको ह्यूमिडिटी नहीं बताता बल्कि आपको वो ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर्स बताता है जिसको आप फर्दर यूज करते हैं। देखिए कि हमारे पास जो आपने देखा कि जो महकमा मौसमियात वगैरह होते हैं, तो आपके पास ये जो वेदर स्टेशन हैं वो महकमा मौसमियात वगैरह आपको अक्सर जो है क्योंकि वो वेदर के हवाले से, ह्यूमिडिटी के हवाले से वो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे होते हैं। तो जो वेदर स्टेशन हैं वो साइक्रोमीटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और क्योंकि वो काफ़ी एक्यूरेट हैं और उसकी मदद से वो फिर ड्राई और वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, जिसके बाद वो फिर ड्यू पॉइंट या रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह को मालूम कर लेते हैं। तो बेसिकली जो वेदर स्टेशंस जो साइक्रोमीटर्स यूज करते हैं वो आम तौर पर दो थर्मामीटर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो स्लिंग साइक्रोमीटर के अंदर लगे हों। दो थर्मामीटर, सिंपल से थर्मामीटर, एक आपका नॉर्मल थर्मामीटर होगा और दूसरा थर्मामीटर विल एक्ट एज अ वेट बल्ब थर्मामीटर, और उनको एक स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर उनको लगा दिया जाता है जिसकी मदद से आप ये मेजरमेंट्स करते हैं। तो मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, ये सफेद रंग का आपके पास आमतौर पर लकड़ी का बॉक्स है। ये वेदर स्टेशन, ये कंट्रोल टेम्परेचर के ऊपर ये आपके पास ये बॉक्स रखा हुआ है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास किस तरह स्लांटेड है एक एंगल के ऊपर, ताकि एयर जो है कॉन्टिन्यूसली मूव कर सके, लेकिन सफेद रंग की वजह से जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए।
कोई जो हीट रेडिएशन है उसका इस पे असर ना पड़े, और इसके अंदर वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे जिसकी रीडिंग वेदर स्टेशन ने करनी होगी। तो एयर कैन इजीली फ्लो थ्रू दिस स्टीवेंसन स्क्रीन। तो ये दुनिया भर में वेदर स्टेशंस इस तरह के आलात को इस्तेमाल करते हैं कि इस स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर ये देख सकते हैं आप, ये थर्मोमीटर वगैरह लगाए हुए हैं। तो एक थर्मोमीटर एक नॉर्मल थर्मोमीटर होगा, दूसरा आपको वेट बल्ब जो है वो टेम्परेचर की मेजरमेंट दे रहा होगा। तो इस तरह जो ये स्टीवेंसन स्क्रीन है ये एक शेल्टर का काम करती है, जिसके अंदर आपके पास तमाम वो इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी मदद से आप डिफरेंट किस्म के वेदर की कंडीशंस को मेजर करते हैं, उनको जो है वो इंसर्ट किया जाता है। और ख़ास तौर पर ये जो स्क्रीन है उसके अंदर ये कोशिश की जाती है कि आपके पास किसी किस्म की नमी जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वो जो है इसके ऊपर, इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो है वो डायरेक्टली असर ना करे। इसी तरह जो सनलाइट की हीट है वो भी इन पे असरअंदाज ना हो, और इस दौरान ख़ास ख्याल रखा जाता है कि एयर जो है वो इजीली सर्कुलेट करती रहे। तो ये हमारे पास जो है वेदर स्टेशंस के अंदर हमारे पास ये बहुत कॉमन है जिनको यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली इन स्टीवेंसन स्क्रीन्स में सिर्फ ये नहीं कि आपके पास ड्राई बल्ब या वेट बल्ब थर्मोमीटर्स मौजूद होते हैं, इसके साथ साथ ऑर्डिनरी थर्मोमीटर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स होते हैं ये ऐसे स्पेशल थर्मामीटर होते हैं, जैसे आप कभी कभार देखते हैं अखबार जो है कि आज जनाब जो है कम से कम दर्जे हरारत इतना रहा और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत इतना रहा। तो उसके लिए बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इस तरह के थर्मामीटर होते हैं कि वो आपके पास उनके पास इस तरह के आपके पास जो है वो इंडिकेशन होती है कि जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो जो मैक्सिमम वो टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, सिर्फ उसके अंदर कैलिब्रेशन करके उसके साथ एक मेटालिक जो है स्ट्रिप लगी होती है, तो वो जो है स्टिक कर देगी और उसके बाद मैक्सिमम जो है वो भी मार्क हो जाएगा और मिनिमम भी मार्क हो जाएगा। इस तरह से उन्हें पता चल जाएगा कि उस जगह पर मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर था वो कितना मेजर किया गया। इसी तरह उसके अंदर एक हाइग्रोमीटर भी होगा जस्ट फॉर कंपैरिजन, कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन वगैरह करने के लिए इसको यूज किया जाता है। साइक्रोमीटर होगा, फिर ड्यू सेल होगा। तो ये ड्यू पॉइंट अब आगे हम देखेंगे, तो वो ड्यू पॉइंट की स्पेशल मेजरमेंट करने के लिए एक ड्यू सेल होगा। बैरोमीटर होगा हवा का प्रेशर मेजर करने के लिए कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम नॉर्मली जो हम रफली उसको 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, लेकिन मौसम की वजह से आपके जो हवा का जो टेम्परेचर प्रेशर है वो कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें, लेकिन जो एग्जैक्ट क्या होगी उसके लिए वो बैरोमीटर लगा होता है। फिर थर्मोग्राफ है। ये जो थर्मोग्राफ है ये एक स्पेशल किस्म का ग्राफ है, जिस तरह आपके पास जो ग्राफ की शक्ल में आपके पास जो टेम्परेचर मेजरमेंट्स हो रही होंगी वो टेम्परेचर मेजरमेंट इस तरह ग्राफिकल, जिस तरीके से पूरे दिन के दौरान आपका टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा था तो वही ग्राफ की शक्ल में आपके पास वो थर्मोग्राफ आ जाता है कि आपके पास टेम्परेचर ने किस तरीके से प्रोफाइल उसका चेंज हुआ है, कि दिन में वो कम था फिर वो बढ़ा, 12-1 बजे के बाद फिर वो कम होना शुरू हो गया हो। इस तरह ये आपके पास कोई ग्राफ जो है वो आपके पास आ जाता है। ये अगर आप गूगल मैप वगैरह पे देखें तो बेसिकली आपको ग्राफ ही शो किए होते हैं। तो ये तो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आपको वो ग्राफ शो करता है कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो हमारे पास वो चेंज हो रहा है। तो स्टीवेंसन जो स्क्रीन है वो उसका मकसद क्या है हमारे पास, कि हमारे पास एक इस तरह की स्टैंडर्डाइज एनवायरनमेंट मिल जाए जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम एयर के कुछ पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उनको हम मेजर कर सकें। तो ये स्टीवेंसन स्क्रीन जो है ख़ास तौर पर इस तरीके से बनाई जाती है कि याद रखिएगा कि एयर इजीली सर्कुलेट होती रहे, और जो सोलर रेडिएशन है या जो टेम्परेचर के असरात हैं वो एक्सटर्नल किसी हीट सोर्स की वजह से वो इन इंस्ट्रूमेंट्स पे असरअंदाज ना हो। अच्छा जी, ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर नंबर 26 में एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि जो ये साइक्रोमीट्रिक चार्ट्स होते हैं जिनको हम ह्यूमिडिटी चार्ट्स अब आजकल कहा जाता है, तो ये बेसिकली जो है आपको मैंने एक दिखाया भी था, अभी हम आगे भी देखेंगे इसको मजीद, कि जिसके अंदर हमारे पास जो गैस और वेपर जो मिक्सचर्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को प्लॉट किया गया होता है। और ख़ास तौर पर इसका फ़ायदा क्या था, इसका फ़ायदा ये था
कि आपके पास जो टेबल्स की शक्ल में बहुत ज्यादा सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल कोई डाटा था, उस डाटा को एक कंसाइज एक ग्राफ में आपने एक सफ़े के ऊपर वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी सैकड़ों सफ़ों की इंफॉर्मेशन आपने एक सफ़े की इंफॉर्मेशन पर आपने कन्वर्ट कर दी है। तो एक कंसाइज किस्म का डाटा आ गया जो एक्यूरेट है, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। सिर्फ उसको अगर आपको रीड करना आता हो तो आपके लिए उसको यूज करना बहुत आसान हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि ये आपके पास एयर वाटर सिस्टम के लिए 1 एटमॉस्फेयर, उसके अलावा आपके पास जो है और डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर भी ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेजर की जाती हैं किसी रेफरेंस कंडीशन से मेजर की जाती हैं। और रेफरेंस कंडीशंस जो हैं, जैसे आपको बताया कि ये हमारे पास जो रेफरेंस कंडीशन है हमने वो 0 डिग्री C और 1 एटमॉस्फेयर है। तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर ये आपको ग्राफ्स मिल जाएंगे, ताकि क्योंकि हम 1 एटमॉस्फेयर वाला सिस्टम सारा यूज करेंगे, लेकिन जो है अगर आप पेरिस केमिकल इंजीनियरिंग हैंडबुक देखें तो वहां से आपको और डिफरेंट जो है यूनिट्स की प्रेशर्स के ऊपर भी आपको ये मिल जाएंगे। इसी तरह इस डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों किस्म के टेम्परेचर्स के अगेंस्ट आपको ये वैल्यूज वगैरह मिल जाती हैं, ताकि आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। और इनको जो हम यूज करते हैं खास तौर पे ह्यूमिडिटी चार्ट्स को, उसके अंदर ड्राइंग के अंदर इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एयर कंडीशनिंग के अंदर यूज किया जाता है, इसको HVACR भी कहते हैं हम। तो ये हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन वगैरह, तो इनमें जो है ये जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जो ऐसे प्रोसेसेस जहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन की गई होती है खास तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर या जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे होजरीज है आपके पास, गारमेंट्स हैं, या आपके पास ये धागा वगैरह की जो फैक्ट्रियां बन रही होती हैं, तो उनके ऊपर खास तौर पर मॉइस्चर एक बरकरार रखा जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कपड़ा है वो डैमेज ना हो जाए और उसकी प्रोसेसिंग इजीली हो सके। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, तो देखिएगा आप याद रखिएगा कि आप एक चार्ट को जो है वो एक प्रेशर के ऊपर मखसूस होगा, तो आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास 2 एटमॉस्फेयर या 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और आप उसके लिए 1 एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर आप वाला टेबल आप यूज करें। तो आप जो है इसके लिए, और खास तौर पर अगर ऐसा प्रोसेस के विद इन विच द प्रेशर इज चेंजिंग इटसेल्फ, तो उसके लिए भी हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज नहीं कर सकेंगे। फिर उसके एनालिसिस के लिए आपको दोबारा से फिर जो है डिफरेंट किस्म के मेथड्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे। हम इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स के अंदर ड्राई एयर को शॉर्ट एब्रीवेटेड उसकी एक फॉर्म यूज करेंगे, उसको DA, कैपिटल DA ड्राई एयर से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जो मखसूस प्रॉपर्टीज मालूम की जाएंगी हमारे पास इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स की मदद से, उसमें हमारे पास ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर्स होंगे, मॉइस्चर कंटेंट होगा। याद रखिएगा मॉइस्चर कंटेंट का एक दूसरा नाम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी है। तो अक्सर जो है इसमें स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, तो कुछ बुक्स इसको मॉइस्चर कंटेंट लिखती हैं, कुछ उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी लिखती हैं। तो ये इन दोनों का ये नाम है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, या इसको बाज़ औक़ात परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है, एक ही चीज है। ड्यू पॉइंट है, एंथैल्पी एट सैचुरेशन है, एंथैल्पी डेविएशन है, ये और ये तमाम की तमाम चीजें जो है हमारे पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स पर अवेलेबल है। रूल क्या है, आपके पास कोई सी दो इनमें से प्रॉपर्टीज पता हो, देखिए आपको जिन प्रॉपर्टीज का मैंने अभी नाम लिया है, इसमें से हमें कोई सी दो प्रॉपर्टीज पता हो तो हम बाकी तमाम प्रॉपर्टीज को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर बस यही रूल है कि दो प्रॉपर्टीज का पता होना हमें लाजमी है, जरूरी है, उसके बाद बाकी चीजें हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जो हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, तो जरा उसको हम देख भी लेते हैं साथ साथ। मैं ऐसा करता हूं जरा, ये देखिएगा, ये एक आपको कलर्ड, मैंने आपको जो है ये दिखाया कि कलर्ड एक हमारे पास है। तो इसमें से इसको देखना कि आपके पास हर चीज वैसे इसके अंदर मेंशन भी होती है ग्राफ के ऊपर, कि आपको पता लग सके। तो ये जरा आपको मैं इसमें से दिखा देता हूँ, जरा देखिएगा कि हमारे पास जरा गौर कीजिएगा
कि आपके पास ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपके पास इस जगह पर आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर मौजूद होता है, और उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर यानी कि ये जो आपको रीडिंग्स नजर आ रही हैं कि यहाँ पर -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45, 50, ये आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। उसके बाद ये यहाँ पे इस कर्व के ऊपर भी कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं, 20, 25, ये देख देख सकते हैं आपके पास ये जो टेम्परेचर आपके पास इस कर्व के ऊपर जो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व है, इस कर्व के ऊपर जो टेम्परेचर दिए हुए हैं वो वेट बल्ब या सैचुरेशन, उसका दूसरा नाम सैचुरेशन टेम्परेचर भी है। तो ये जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करने के बाद ये जो आपके पास यहाँ पर आगे से जो रीडिंग्स आ रही हैं ये एंथैल्पी की रीडिंग्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि एंथैल्पी एट सैचुरेशन, ये उसकी हमारे पास रीडिंग है। ये आपको जो कर्व नजर आ रही है इस तरह वाली, ये हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व्स हैं। आपके पास ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व्स हैं, ये इस तरह वाली जो कर्व्स हैं हमारे पास, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व्स हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो यहाँ पर जो आपको वैल्यूज हमारे पास यहाँ से नजर आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये जो वैल्यूज जो है वो, एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, एक बार दोबारा नोट कीजिएगा कि ये हमारे पास, सॉरी, ये जो कर्व्स आ रही हैं इस तरह वाली, इस इनको नहीं, इनको एक मिनट वेट कीजिएगा। ये जो कर्व्स हैं, ये देखें, ये जो कर्व्स हैं आपके पास, ये परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व्स हैं। ये आपके पास लिखा भी आ रहा है कि 20%, 30%, 40%, 50%, 60% से, ये आपके पास ये 100% वाली कर्व होगी। अगर नहीं लिखा होता इस पे तो ये 100% वाली कर्व होगी। तो ये आपके पास ये जो कर्व आपके पास इस तरह वाली कर्व है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व है। अच्छा, उसके मुकाबले में हमारे पास ये जो कर्व है, ये वाली जो कर्व्स आपको नजर आ रही हैं, तो ये कर्व्स, ये वाली कर्व्स, ये हमारे पास जो है एंथैल्पी डेविएशन कर्व्स है। तो बेसिकली आप इसमें से जो आपकी एंथैल्पी की जो वैल्यू आती है उसमें से इस डेविएशन को माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू लिखी होती है जो आएगी, ताकि आपके पास वो एक्यूरेट वैल्यू आ सके। ये एंथैल्पी डेविएशन की ये वैल्यूज की कर्व्स हैं। उसके बाद आपको ये जो नजर आ रही हैं आपके पास इस तरह की लाइनें, आपको तिरछी खींची हुई लाइनें, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है हमारे पास, या इसको आप ह्यूमिड वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम या ह्यूमिड वॉल्यूम की ये कर्व है। और ये आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट किलोग्राम्स, ये आपके पास यहाँ पर किलोग्राम्स पर केजी, ये मॉइस्चर कंटेंट जो है हमारे पास किलोग्राम्स पर केजी जो है वो ड्राई एयर आपके पास ये मौजूद है। अगर आप इसको देखते हैं कि नॉर्मल चार्ट के ऊपर, ताकि एक दफा दोबारा देख लेते हैं, तो याद रखिएगा कि ये आपके पास ये जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके पास, ये ग्राफ मैंने शेयर कर दिया था, ये वेट बल्ब या सैचुरेशन टेम्परेचर। तो ये इस जगह पर इस कर्व के ऊपर यहाँ पर आपके पास ये जो आ रही है, ये आपके पास वेट बल्ब या सैचुरेशन टेम्परेचर है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास ये डॉटेड से आपको ये लाइनें नजर आ रही हैं, तो ये लाइनें जो है आपके पास इस तरह तिरछी खींची हुई, ये आपके पास जो है ह्यूमिड वॉल्यूम है, ये लिखा हुआ है ह्यूमिड वॉल्यूम या स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसके साथ साथ आपके पास ये जो पर्पल से आपके पास कर्व्स नजर आ रही हैं, ये परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व्स हैं, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व्स हैं। और ये जो रेड सी आपको लाइनें रेड में नजर आ रही हैं, ये इंथैल्पी डेविएशन की कर्व्स हैं। ये रेड सी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंथैल्पी डेविएशन की कर्व्स हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये मॉइस्चर कंटेंट है वाई एक्सिस के ऊपर। तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, मैं एक मिनट इसको जो है हमारे पास जस्ट अ मिनट, साइक्रोमेट्रिक चार्ट, इसको हम साइड पे खोल लेता हूँ ताकि उसमें फिर हमें बताने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा जी, तो ये अभी हम देखें कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है
साइक्रोमेट्रिक चार्ट के एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर मौजूद होता है। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्राई बल्ब टेम्परेचर मौजूद होगा और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है उसको हम TDP यानी कि उसको आप इस तरीके से उसको आप रिप्रेजेंट कर सकती हैं। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कोई सा आम सा थर्मामीटर, बिल्कुल आम सा थर्मामीटर यूज कर सकते हैं, थर्मोकपल यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और डिवाइस आप जो कन्वेंशनली टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज की जा सकती है उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके जो यूनिट्स होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर वाले यूनिट्स, जो डिग्री C, डिग्री F, K वगैरह हम जो कैल्विन वगैरह में यूज करते हैं, तो आपके पास यही वो नॉर्मल जो होंगे वो यूज किए जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो है इसमें मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या है? देखिए, मॉइस्चर कंटेंट को हम HA से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो H बेसिकली ह्यूमिडिटी, या आप ये कह सकते हैं कि हवा में जो नमी की मिकदार है, जो नमी की मिकदार आपके पास मौजूद है, किसी परसेंटेज में नहीं, तो आपके पास एग्जैक्ट जो अमाउंट मौजूद है उसको हम मॉइस्चर कंटेंट या HA हम लिखते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या है आपके पास, आप यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ। तो ये आपके जो वाई एक्सिस पे ये आपको लिखा भी नजर भी आएगा, आप इसको पढ़ेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट किलोग्राम्स पर केजी पर केजी ड्रायर, ये आपके पास ये वाई एक्सिस पर ये आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं। आप इसको देख सकते हैं 0.0, 0.001 पॉइंट, तो ये कॉमा लिखा हुआ है तो ये स्टैंड्स फॉर पॉइंट। तो ये आपके पास जो है मॉइस्चर कंटेंट की ये वाई एक्सिस के ऊपर ये वैल्यूज मौजूद है। अच्छा, तो मॉइस्चर कंटेंट को ये बेसिकली क्या है कि ये मॉइस्चर कंटेंट ये हवा में जो मॉइस्चर नमी मौजूद है ये उसकी मिकदार है मॉइस्चर कंटेंट। और जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के नामों से भी याद करते हैं। तो इसलिए आपको याद रखिएगा कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि भाई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसमें से निकालिए, अब आप ग्राफ में कहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का नाम नहीं लिखा होगा, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट का नाम लिखा हुआ है। लेकिन इसके कुछ और राइटर्स, कुछ और बुक्स के अंदर इसको इस नामों से भी याद रखा जाता है। तो आपको इनका पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इसके और क्या पॉसिबल नाम हो सकते हैं। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो किलोग्राम ऑफ वाटर पर किलोग्राम ड्राई एयर। तो ड्राई एयर को हम अपनी आसानी के लिए इसको DA, कैपिटल DA से लिख रहे हैं। तो ये आपके पास किलोग्राम ऑफ वाटर, मॉइस्चर है हवा के अंदर कितना है, तो किलोग्राम ऑफ वाटर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। जो मॉइस्चर कंटेंट अभी बताया आपको वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद होता है। और देखिए, तो हमारे पास अक्सर जब आप ये बात करते हैं कि ड्राई एयर क्या है और वेट एयर क्या है, तो जब आपके पास किसी ड्राई एयर के अंदर मॉइस्चर ऐड कर दिया जाए तो उस वक्त हमारे पास जो एयर हो जाएगी वो आपकी ह्यूमिड एयर हो जाएगी या वेट एयर हो जाएगी। तो आप फिर वो टर्म्स यूज करेंगे। तो हमारे पास ऐसी एयर जिसके अंदर मॉइस्चर मौजूद नहीं है वो ड्राई एयर है, और ड्राई एयर के अंदर अगर आप मॉइस्चर ऐड कर देंगे तो वो ह्यूमिड एयर या वेट एयर बन जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ देखिएगा कि जरा गौर कीजिएगा कि हम जो है इसकी मदद से इसमें अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ी सी कंफ्यूजन उनको हो जाती है कि क्योंकि आपके पास जो मॉइस्चर कंटेंट है वो केजी ऑफ वाटर पर केजी ड्राई एयर है। तो इसकी मदद से हम एग्जैक्टली व्हाट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इटसेल्फ इज प्रेजेंट उसको भी मालूम कर सकते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट और चीज है और आपके पास जो मैस ऑफ वाटर इन द एयर वो कुछ और चीज है। क्योंकि इसमें गौर कीजिएगा कि आपके पास जो एयर है उसके अंदर दो स्पीशीज आपके पास मौजूद हैं। एक स्पीशीज मॉइस्चर यानी कि वाटर और दूसरी स्पीशीज एयर, यानी कि अब आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है दिस द वेट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट इज वाटर एंड द सेकंड कंपोनेंट इज एयर। तो अब आप गौर कीजिए, इसका मतलब है कि अगर टोटल मिक्सचर का मैस क्या होगा, टोटल जो मिक्सचर का मैस होगा दिस विल बी मैस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर प्लस मैस ऑफ ड्राई एयर इन विच द वाटर वॉज एडेड। इसका मकसद यह है कि आप इन दोनों चीजों को जब आप एड अप करेंगे तो फिर आपके पास मिक्सचर का मैस आएगा, यानी कि आपके पास एयर वाटर जो सिस्टम है उसका जो टोटल एयर इस वेट एयर का जो मैस होगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप मैस फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा कि मैस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर
डिवाइडेड बाय mass of the wet air। तो mass of the wet air क्या था, वो mass of water प्लस mass of dry air वो मौजूद था। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट को खुद से ये कह देना कि वो आपके पास अमाउंट ऑफ द वाटर है वो गलत है। तो अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर ये जो है, हम क्योंकि बोलने में इसको देखने में ऐसे लगा जाता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपके पास एग्जैक्टली इट विल नॉट बी द मैश ऑफ वाटर विच विल बी देयर। तो ये आप इसको इस तरह नहीं किए। अगर आपने एग्जैक्टली व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर वाज देयर, उसके लिए आपको फिर अमाउंट ऑफ वाटर मालूम करने के लिए फिर उसको इस तरह मैस फ्रैक्शन वगैरह मालूम करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए मिसाल इसकी देते हैं। अगर हमारे पास जो है लेट्स से कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू आई है, या आप ये कहिए मॉइस्चर कंटेंट की ये वैल्यू आई है, तो इसको देखिए हमने एच ए मॉइस्चर कंटेंट या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एच ए की जो वैल्यू हमारे पास थी 0.0150 किलोग्राम पर केजी ड्राई एयर आई है। तो इसका मतलब ये है 0.0150 का मतलब ये है कि आपके पास 1 केजी ड्राई एयर के अंदर 0.015 केजी वाटर मौजूद होगा। दोबारा सुनिए आप, अगर आपके पास 0.015 केजी ड्राई एयर के अंदर 0.015 केजी वाटर मौजूद होगा। तो इस तरह अगर आपने टोटल मैस मालूम करना हो तो आपकी ये यानी कि आपके पास 1 केजी ड्राई एयर के साथ 1 केजी ड्राई एयर के साथ आपके पास 0.015 केजी वाटर मौजूद है। तो आपने टोटल वेट एयर का मैस मालूम करना हो या टोटल ह्यूमिड एयर का मैस मालूम करना हो, जो वो क्या होगा, वो वाटर का मैस प्लस ड्राई एयर का मैस होगा। तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, ड्राई एयर 1 केजी है और जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी वो 0.015 थी, तो आपका टोटल जो एयर वाटर मिक्सचर का मैस होगा, जो वेट एयर का मैस होगा, वो 1.015 केजी होगा। अब आपने मैस फ्रैक्शन मालूम करनी है, मैस फ्रैक्शन ऑफ आपके पास किसी भी कंपोनेंट की मैस फ्रैक्शन आपने मालूम करनी होती है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि मैस फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मैस। तो हमारे पास अब हमने इस सिस्टम में मैस फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है, तो वो होगा मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ह्यूमिड एयर। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो मैस फ्रैक्शन आपके पास वाटर की है, वो क्योंकि हमने जो है इसमें से मालूम किया कि जो मैस ऑफ वाटर था वो 0.015 किलोग्राम ऑफ वाटर था, तो टोटल जो मैस ह्यूमिड एयर का था वो 1.015 केजी था। तो आपने जो मैस फ्रैक्शन मालूम की तो वो 1.015 डिवाइडेड बाय 1.015 विल बी इक्वल टू मैस फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगी 0.0148 किलोग्राम ऑफ वाटर पर किलोग्राम ह्यूमिड एयर। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अक्सर इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर जब वो देख रहे होते हैं तो उसके अंदर ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो पॉइंट्स में होती है, वो समझती हैं ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ये इटसेल्फ मैस फ्रैक्शन वगैरह को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉइंट्स में है तो इसका मकसद है क्योंकि बहुत कम है, होती अमाउंट कम है, लेकिन वो आप उसको जब निकालेंगे अलग से तो मैस फ्रैक्शन आपको निकालनी पड़ जाए, तो उसको निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ है आपके पास, जरा देखते हैं आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ है। जरा देखिए हमारे पास ये जो है साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, और साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ये पर्पल सी लाइन है जो इस तरह की कर्व है, इस पे लिखा भी हुआ है 10%, 20%, 30%, ये 40%, ये आप देख सकते हैं। ये जो आपकी कर्व आपको नजर आ रही है ये 30%, 40%, 50% ऊपर लिखा भी हुआ है पर्पल के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या इनको परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। 60%, 70%, 80%, 90%, और ये जो लास्ट वाली कर्व होती है जहां से आपको वेट बल्ब टेम्परेचर भी मिलता है, इसी कर्व से आपको वेट बल्ब टेम्परेचर भी मिलता है। ये वाली जो कर्व है ये 100% सैचुरेशन है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। मतलब क्या है, अगर आपके पास 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो तो फौरन समझ जाइए कि आपके पास एयर के अंदर मजीद 60% मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद है। जब आपके पास 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई है, इसका मकसद है दिस एयर कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी मॉइस्चर एनी मोर। तो आपके पास जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई, द एयर विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब एनी फर्दर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर।
इसके मुकाबले में जब आपके पास यहाँ पर देखिए कि ये 10% हमारे पास यहाँ पर जो है वो मौजूद है, तो 10% आपके पास जो मॉइस्चर कंटेंट आपके पास एयर मौजूद है 10%, तो 10% का क्या मतलब होगा? 10% का मतलब यही होगा कि ये जो एयर है ये एक्सट्रीमली ड्राई एयर है एंड दिस एयर कैन एब्जॉर्ब 90% मोर वाटर इनसाइड। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो जो आपकी ये ड्राई एयर है व्हेन इट कैन एब्जॉर्ब अ फर्दर अमाउंट ऑफ 90% ऑफ मॉइस्चर, तो उसको उसकी जो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 10% है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुई? ये आपके पास एक रेशियो है बेसिकली विच इज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, कि आपके पास एग्जैक्टली उस वक्त जो मॉइस्चर एयर के अंदर कितनी मौजूद है टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट एयर कैन होल्ड। तो आप जैसे आपको मैंने बताया कि क्योंकि ये आपके पास जो 10% है, तो 10% से हमें ये पता लगता था कि इसमें इस वक्त तो 10% एयर के अंदर मॉइस्चर मौजूद है, लेकिन मैक्सिमम कितनी आ सकती थी? मैक्सिमम इसके अंदर 90% मोर आ सकती थी। तो उसको हमने ये कहा कि जो आपके पास एक्चुअली जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर के अंदर मौजूद होगी और इट इज द रेशियो टू दैट अमाउंट विच एयर कैन होल्ड परमानेंटली। अच्छा जी, तो जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर हमारे पास देखिए जो ये कर्व आपने ये दिखाई है, तो आप इसको देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि यही जो हमारे पास, बस याद रखना है आप लोगों ने, ये 10% आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये पर्पल से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, याद रखिएगा कि जो लास्ट वाली 100 जिसपे आपके पास ये वेट बल्ब या सैचुरेशन टेम्परेचर वाली वो एक ही है, ये 100% कर्व भी वही मौजूद है। 100% से ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि 100% से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। 100% इज द मैक्सिमम विच 100% इज द जो है परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आपके पास इससे आगे एयर तो जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ही मॉइस्चर को रखती, तो फिर और वैल्यूज देने का कोई मकसद नहीं था, इसीलिए आपके पास यहां तक 100% तक मौजूद है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो है, अच्छा, और इन जो है इनको आप 100% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको सैचुरेशन कर्व भी कहते हैं, सैचुरेशन कर्व भी कहते हैं, यानी कि ये जो कर्व है आपके पास ये सैचुरेशन कर्व भी मौजूद है। ये जो लास्ट वाली कर्व हमारे पास 100% जिस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इसको हम सैचुरेशन कर्व भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, एयर इज सॉरी कंप्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर। तो इसमें मैंने आपको अलग से मैंने मेंशन नहीं किया, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर का बड़ा सिंपल है कि आपके पास ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये जो आपको ग्रीन सी आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन सी लाइनें आपको यहाँ से नजर आ रही हैं, बेसिकली यही जो लाइन है, जैसे ये 10, ये 15, ये आप देख सकते हैं, ये 16, 17, 18, 19, 20। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर लेट से 25 डिग्री सी है और आपको वहां से आपने कहा कि यार मुझे पता चले कि 15, अब मिसाल के तौर पर आपने साइक्रोमीटर से ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपके पास 25 आ गया, तो ये 25 एक्स एक्सिस पे 25 पे आप सीधा ऊपर की तरफ जाएं और इसको जरा देखते हैं, यहां से करते हैं जरा थोड़ा सा। तो आपने लेट्स से कि 25 पे आपने जाना शुरू किया, ये एक्स एक्सिस पे 25, तो 25 से आपने जाना शुरू किया, तो आप कहते हैं कि यार 25 से अच्छा अब 15 तक जाना है, तो ये 15 वाली ये कर्व आ रही है, ये 15 वाली कर्व आ रही है, ये देखें ये 15 वाली कर्व थी, उसको वहां पे आपने एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 20 ड्राई बल्ब था और ये 15 आपके पास वेट बल्ब था, तो मेरे पास ये एक जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब आपके पास जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, आपका काम आसान हो गया, ये दो वैल्यूज चाहिए, उसके बाद आप हर चीज मालूम कर सकते हैं। जब मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, अब मैं हर सब कुछ मैं कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा,
तो मैंने अगर इसमें से परसेंटेज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मालूम करनी है तो उसके लिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के लिए मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से लेकर, मैं इसको इस पॉइंट से लेकर, सॉरी, मैं इस तरह उसको एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन में खींच दूंगा, तो मेरे पास इस तरह एक हॉरिजॉन्टल, मैंने इसको उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दी, और इस लाइन को मैं, आप देख सकते हैं, मेरे पास यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू मैं नोट कर लूंगा कि मेरी मॉइस्चर कंटेंट की क्या वैल्यू आएगी। तो आपने पहले क्या किया, ये ड्राई बल्ब और ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही थी, ये आपके पास वेट बल्ब की थी। तो मैंने यहां से जो था इसको मालूम कर लिया कि मेरे पास जो मॉइस्चर कंटेंट की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है। दूसरा मैं क्या काम कर सकता हूं, दूसरा मैं काम, ये देखिए आपके पास अब यहां पर एक ये पर्पल, ये जो पॉइंट ऑफ आपका इंटरसेक्शन, ये दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ फॉर फ्रॉम दिस पॉइंट आपके पास देखिए यहां से ये आपके पास जो है 30% और ये 40%, ये कितना होगा, तकरीबन 33% है, लेकिन अंदाजा नहीं लगाएंगे। आप स्केल की मदद से, यहाँ पे फुट्टे की मदद से इस पॉइंट को एग्जैक्टली लीनियर इंटरपोलेट कर लेंगे। तो आप फुट्टे की मदद से, स्केल की मदद से इसको मेजर करते हुए, ऐसे ही एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां आएगा, तो उन दो रीडिंग्स के दरमियान में जो एग्जैक्टली आपकी जो वैल्यू बनेगी, आप फुट्टे की मदद से इस वैल्यू को आप करते हुए, आप इसको जो है लीनियरली इंटरपोलेट करते हुए एग्जैक्ट इस पॉइंट की जो वैल्यू बनेगी वो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ड्यू पॉइंट है, जरा देखते हैं ड्यू पॉइंट क्या चीज है, जरा गौर कीजिएगा। तो हमारे पास देखिए बेसिकली, देखिए आप जब हवा, जब आपके पास कभी कभार आप जो है सुबह के वक्त उठते हैं, तो आपको यहाँ पे घास के ऊपर आपको वो नमी पड़ी हुई नजर आती है। जो जो नमी है बेसिकली दिस इज द ड्यू, उसको आप नमी को ड्यू भी कहते हैं। तो हमारे पास ये जो ड्यू पॉइंट है, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हवा में मौजूद जो मॉइस्चर है, हवा में जो मौजूद जो नमी है, वो कंडेंस होकर वाटर में बनना शुरू हो जाए। यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर हवा में मौजूद नमी टपकना शुरू हो जाए, कतरे पानी के बनाना शुरू कर दे, तो उस पॉइंट को, ये बारिश थोड़ी होती है, तो ये तो सिर्फ ये है कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वो इतना टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है कि वो जो एयर के अंदर जो वाटर मौजूद होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एयर के अंदर आपके पास जो वाटर है वो गैस के फॉर्म में है। अब आप उसको कूल करते हैं, तो कूल करने के बाद बिल्कुल सीधा देखिए, जैसे आपने पहले आपके पास कोई अगर बर्फ मौजूद है, तो बर्फ का जब आप हीटअप करेंगे तो वो लिक्विड बनेगी, लिक्विड को फर्दर हीटअप करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टीम बन जाती है। तो आपके पास जो एयर के अंदर, जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है वो गैस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में मौजूद है। जब आप उसको ठंडा करना लगते हैं तो पहले आपके पास वाटर बनता है, फिर उसके बाद मजीद ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगी। तो इसी तरह वो आपके पास जो है वो जब वो टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर at which the moisture present in the air starts to condense, उसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। तो गौर कीजिए कि बेसिकली अगर आपके पास जो है, इसको आप ये समझ सकते हैं कि ये टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर अगर आप एयर को, यानी कि आपके पास ह्यूमिड एयर मौजूद है और उसको अगर आप ठंडा करना शुरू करें एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपके पास ये जो है वो एयर जो है वो सैचुरेटेड होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है वो गीला होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको सुबह के वक्त जो है, अगर आपके पास खास तौर पर ये हमें देखने में मिलता है सर्दियों के अंदर, या आपके पास जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा हो, इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो कि वो कंडेंसेशन हो जाए, तो आपके पास ये ड्यू पॉइंट, आपको ड्यू
ये देखने में मिलती है। तो देखिए, अगर आपके पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट से इसको हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जो है या मिसाल के तौर पर आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या आपके पास अगर देखिए सिर्फ अगर आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर की कोई से दो पॉइंट हो तो भी हम ड्यू पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मौजूद हो तो उससे थोड़ा सा मजीद फायदा हो जाता है। और उसके बाद आप इसको, ये जो आपको अपोजिट टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें ये जो है ये वैल्यू आती है, तो इसको हम जरा देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा देखिएगा यहां पर, जब आपके पास यहां पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ गई तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के ऑपोजिट बिल्कुल आपके पास कर्व आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के ऑपोजिट कर्व निकालने के लिए, मैं एक सेकेंड, मैं एक सीधी सी लाइन, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आया था उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ आपने, यानी कि ये वो लाइन है कि जो ऑपोजिट है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के। देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाली ऑपोजिट लाइन आपकी इस तरीके से, आप आपके पास वो जो लाइन आई है, आपके पास ये लाइन आ गई। अब ये देखिए ये जो पॉइंट आया है, दिस पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपके पास जो है यहां से आया है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। अक्सर बच्चे वेट बल्ब, ये देखिए आपके पास वो जो ग्रीन वाली लाइनें थी, ग्रीन वाली लाइनें आपके पास आती थी, वो वेट बल्ब की लाइनें हैं। लेकिन ये जो है ये ड्यू पॉइंट आपके पास आया है, यानी कि जो याद रखने वाली बात है, जो ड्यू पॉइंट है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। आपके पास ड्यू पॉइंट आपके पास अपोजिट होता है। एक सेकेंड, तो इसको अब देखिए यहां से बाजू का स्टूडेंट्स को देखने में मसला आता है, कहते हैं यार पता नहीं लग रहा क्या रीडिंग आ रही है। तो इसका वो क्या आपका तरीकाकार इसका बहुत आसान है कि आप यहां से जब पहुंच गए हैं तो आप एक वर्टिकल ड्रॉ कर लें इसके नीचे। अब आपके पास ये जो यहां से वैल्यू आ गई है, यानी कि ये वैल्यू आपको ड्यू पॉइंट देगी। अगर आपको वहां से देखने में आसानी है तो आसानी हो जाए, तो लेकिन अगर यह है कि जो है, वरना आप जब यहां पे पहुंचने के बाद उसको वर्टिकली नीचे देखेंगे तो आपके पास ये ड्यू पॉइंट की रीडिंग आ जाएगी। तो ड्यू पॉइंट क्या है, बेसिकली बस ये देखना है कि आपके पास जो है ड्यू पॉइंट, ये जो ऑपोजिट है, आपने जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकाल ली है, एब्सोल्यूट जब आपने ह्यूमिडिटी निकाल ली है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालने के बाद आपने जब इसको इस तरीके से उसको एक्सटेंड करना है अपोजिट डायरेक्शन में, 100% जो सैचुरेशन वाली कर्व है उस तक उसको एक्सटेंड कर दें, और उसके बाद उसको जब ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने के बाद आप उसको वर्टिकली आपके पास ये वैल्यू निकलेगी। इसलिए स्टूडेंट ऐसे मिक्स कर जाते हैं कि ड्यू पॉइंट क्या है, इसमें आपके पास एंथैल्पी सैचुरेशन क्या है। तो इस चीजों को मिक्स कर होने से आपने बचाना है कि आप इसको देख सकें कि आपके पास क्या है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपके पास कोई सी दो वैल्यूज चाहिए, कोई सी दो वैल्यूज आपको मिल गई, तो आप कोई सी दो वैल्यूज निकालने के बाद आप बाकी तमाम चीजें जो है, आपको जब भी सवाल दिया जाएगा आपको कोई सी दो वैल्यूज गिवन होंगी, उन दो वैल्यूज को यूज करके आप इस ग्राफ के ऊपर ये काम शुरू करेंगे और आप ये सारी चीजें मालूम करते जाएंगे। जी आगे बढ़ते हैं, ह्यूमिड वॉल्यूम देखते हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमिड वॉल्यूम है, ये आपके पास जो है उस मॉइस्ट एयर, उस ह्यूमिड एयर या उस वेट एयर का हम ये उस वॉल्यूम कह रहे हैं। और इसका जो वॉल्यूम का लिखने का तरीका है वो यही है कि आपके पास हम जो है इसको आप देखते हैं कि जो ह्यूमिड वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वेट एयर पर यूनिट मैश ऑफ ड्राई एयर। यानी कि आपके पास वो जो ह्यूमिड एयर आपके पास थी, वो जो मिक्सचर है एयर का जो आपके पास, जिसके अंदर वाटर और जिसके अंदर ड्राई एयर मौजूद है, और इस मिक्सचर के के वॉल्यूम को आप यूनिट मैश ऑफ एयर के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कह सकते हैं, इसको ह्यूमिड वॉल्यूम भी हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको वी हैट एच, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
तो आप इसको अगर और मजीद एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसे भी आप कह सकती हैं कि जो ह्यूमिड वॉल्यूम है बेसिकली ये वो वॉल्यूम है जो कि 1 kg ड्राई एयर प्लस जो उसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, वो जो आपके पास वेट एयर जो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, तो वो उसके अंदर हम उसको ह्यूमिड वॉल्यूम कह रहे हैं। तो हमारे पास जो है ह्यूमिड वॉल्यूम उसको जो है आप निकालने के लिए देखिए, अगर आपके पास मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपको जो डॉटेड लाइनें नजर आ रही थी, ये देखिए, ये इसको इसके अंदर कहा गया कि इनके नेगेटिव स्लोप्स हैं, कि तिरछी जो लाइनें हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आपके पास ये देखिए, ये ह्यूमिड वॉल्यूम की आपको ये डॉटेड लाइनें ये हो गई आपके पास, यहाँ पे लाइनें नजर आ रही हैं आपको। तो ये आपके पास या ये लाइन थी, ये लाइन है आपके पास, ये ह्यूमिड वॉल्यूम की लाइनें हैं आपके पास। देखिए हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ एक ये लाइन मौजूद है। और आपने अब जब इसको देखना है इसके साथ, आप देख सकते हैं तो आपके पास एक लाइन यहाँ पे 0.85 और ये 0.9, इसके दरमियान में आपका पॉइंट यहाँ पर है। तो आप कह सकते हैं कि आपका ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट क्योंकि 0.85 के करीब है, तो हो सकता है ये 0.86 हो। तो आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो अब आपके पास लाइन बन जाएगी, इस लाइन के ऊपर लीनियर इंटरपोलेशन करके आपके पास फुट्टे की मदद से इसको मेजर करके, लेंथ मेजर करके, फिर आप इस पॉइंट को मेजर निकाल लेंगे कि ये पॉइंट कितना आया है, और उससे आप लीनियर इंटरपोलेशन के जरिए 0.85 की आप वैल्यू बता देंगे कि ये क्या वैल्यू आई है। तो ये पॉइंट आपके पास निकल आएगा, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना मौजूद है। अच्छा जी, इसको जरा मैंने आपको यहाँ पे इसके अंदर करके मैं आपको बताया भी हुआ है कि अगर देखिए आपके पास जो है 30%, 30 डिग्री सी, अगर एक मिनट इसको जरा देखते हैं। अच्छा जी, अगर 30 डिग्री सी और हमारे पास दो वैल्यू पता हो कि आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30 डिग्री सी है, देखें सॉरी 30% है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 आपके पास है। देखिए ये आपके पास कर्व है, रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये वाली कर्व आ रही है। तो मैं 30 डिग्री सी को इस कर्व तक मैं लेके चला जाता हूँ, तो मेरे पास ये कर्व आ गई आपके पास, ये पॉइंट मेरे पास आ गया। इस पॉइंट को इंटरसेक्शन का जो कर्व आपके पास आ गया, इस पॉइंट से मैं आपको देखता हूँ, गौर करें 30 डिग्री सी पर मैंने जब 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो ये जो पॉइंट आया, तो ये पॉइंट अगर आप इसको यहाँ से गौर करें, तो आपके पास यहाँ से वेट बल्ब टेम्परेचर जो मिलेगा, वो वेट बल्ब टेम्परेचर आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा 16, 17, 18। इसको बना भी लेते हैं, वेट बल्ब को भी बना लेते हैं। आपके पास आपके पास यहाँ से वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास, ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वेट बल्ब टेम्परेचर, ये देखिए आपके पास तीन चीजें, आपको दो चीजें दी गई थी कि आपने 30 डिग्री सी दिया हुआ था, और आपको ये कहा गया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% है। तो आपने 30% तक इसको वर्टिकली एक्सटेंड किया, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के साथ आपने ये ग्रीन वाली जो आपके पास ये इस तरह लाइनें लगी हुई हैं टेढ़ी, इनको आपने एक्सटेंड किया परसेंटेज सैचुरेशन तक। तो यहाँ पे था 15, 16, 17, 18। तो आपके पास जो वेट बल्ब टेम्परेचर था वो 18 आ गया। अब अगर आप इसको इस तरीके से वर्टिकली अगर आप इसको एक्सटेंड करें, वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ से आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी मिल जाएगी। इसको इस तरह हॉरिजॉन्टली, सॉरी हॉरिजॉन्टली आपको इस तरह एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, और आप इसको अपोजिट टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इसको एक्सटेंड करेंगे, तो आपके पास यहाँ से ड्यू पॉइंट आ जाएगा। बहुत इजी सिंपल है। तो अब देखें यहाँ तक आपने जब निकाल लिया, तो हमने इसमें से ह्यूमिड वॉल्यूम निकालना था। तो ह्यूमिड वॉल्यूम निकालना है, तो आपने अगर इन पॉइंट्स के साथ यहाँ से ह्यूमिड वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे पास ये देखिए, तो ये दो पॉइंट हैं। तो मैंने अगर चाहता हूं कि ह्यूमिड वॉल्यूम निकालूं, तो मुझे बेसिकली एक मिनट, ये देखिए एक लाइन मैंने निकाली है,
कि ये आपके पास एक है ह्यूमिड दो, आपको पता नहीं है कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपने ह्यूमिड वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 0.85 और 0.9 के दरमियान में आप इस तरह एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करके इस लाइन को आप मेजर कर लेंगे कि भाई ये लाइन कितने सेंटीमीटर आपकी फुटे से लाइन आई है। उसके पास आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट यहां से आ जाएगा, एक पॉइंट यहां से आ जाएगा। तो इसका इस तरह आपके पास जिस तरह लीनियर इंटरपोलेशन करनी है तो आप इस पॉइंट की वैल्यू मालूम कर लेंगे। यानी कि आपके पास देखिए एक पॉइंट यहां पर मौजूद होगा, जैसे लीनियर इंटरपोलेशन आप करते हैं स्ट्रीम टेबल में, एक पॉइंट यहां पर होगा, एक पॉइंट यहां पर होगा। आपने इस पॉइंट की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये आप लीनियर, आपको पता है कि ये 0.85 है, ये 0.90 है, आप लीनियर इंटरपोलेट करके इस पॉइंट की फुटे से मदद निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको यहां पे वैल्यू पता होगी, यहां से वैल्यू पता होगी। जैसे अगर आप फुटे से निकालते हैं, आपको पता हो 0 सेंटीमीटर है, यहां से आपको पता हो लेट से 5 सेंटीमीटर आ गया, यहां से आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो आप इसको हिसाब लगा लेंगे कि 0.85 पे 0 थी तो 2 पर कितनी होगी 90 के हिसाब से। तो आप ये लीनियर इंटरपोलेशन करके इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू निकाल लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपका जो ह्यूमिड वॉल्यूम था वो कितना आया था। तो मैंने जब इसको किया तो उस वक्त मुझे पता लगा कि हमारे पास इसको यहां से भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको यहां से करूं तो आप इसको जरा देखें, मैं थोड़ा सा इसको और मजीद कर लेता हूं कि अगर आप ये देखें कि ये जो मैंने लाइन लगाई है, यहां से आप आपके पास जो मॉइस्चर कंटेंट आया है या एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू आई है वो 0.008 आपके पास वैल्यू आई है। 0.008 आपके पास यहाँ वैल्यू आई है। तो 0.008 आपके पास जो वैल्यू आई है वो देख सकते हैं कि 0.008 ये वैल्यू आ गई है। और 0.008 ये वैल्यू आई थी मेरे पास यहाँ से, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की 0.008 वैल्यू आई थी। और जो जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम था, तो मैंने आपको जैसे तरीका बताया उस तरीके से जब आप इसको लीनियर इंटरपोलेट करेंगे, आपको जो वैल्यू आएगी, आपको ये तो पता लग जाएगा कि देखो ये 0.85 है और यहाँ पे 0.9 है। 0.85 और 0.9 के दरमियान में कोई वैल्यू आएगी तो वो 0.85 के ज्यादा करीब होगी। तो जब वैल्यू मैंने निकाली लीनियर इंटरपोलेशन करके तो वो 0.87 आई। तो मुझे पता लग गया कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है इस ह्यूमिड एयर का वो 0.87 किलोग्राम जो है जो आपके पास, यानी कि ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो आपका इस ह्यूमिड एयर का वो 0.87 क्यूबिक मीटर पर केजी ड्राई एयर है। तो जैसे आप लोग पहले निकालते हैं, हम लोग पहले भी निकालते हैं, टोटल एंथैल्पी आप निकालते थे, कैसे निकालते थे, उसको स्पेसिफिक एंथैल्पी के साथ मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपके पास वो टोटल आपके पास एंथैल्पी निकल आती थी। इसी तरह क्योंकि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो इसको, या ह्यूमिड वॉल्यूम है, इससे आपने अगर जो है एयर का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, एयर का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो आप एयर के जो आपके पास वो जो मैस ऑफ ह्यूमिड एयर था उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैस ऑफ ह्यूमिड एयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको जो है, और आपके पास ये आ जाएगा इस तरह। उसको करने का क्या तरीकाकार होगा जरा गौर कीजिएगा। देखिए टोटल वॉल्यूम आपने निकालना है तो आप उसको निकालने के लिए आप स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ, लेट से कि आपको ये कहा जाता है कि एक हमारे पास प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम 150 केजी ह्यूमिड एयर सप्लाई कर रहे हैं। तो 150 केजी ह्यूमिड एयर को देखते हुए जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन टेम्परेचर और प्रेशर्स के ऊपर, इन टेम्परेचर्स के ऊपर हमारे पास जो मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू मिलती है, या आप उसको ये कहिए, हमें ये पता चलता है कि 1 केजी ड्राई एयर के अंदर आपके पास 1.008 केजी ह्यूमिड एयर मौजूद होती है। ये आपको कैसे पता लगता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यहां से जो वैल्यू आई थी आपके पास, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू आपके पास यहां से मौजूद थी 0.008 एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू आई। और इस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को देखते हुए हमें यह पता लगा कि आपके पास अगर जो है क्योंकि ये इसके अंदर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, वाटर मौजूद है, तो आपके अंदर ये जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो केजी ऑफ वाटर पर केजी ड्राई एयर है। तो आपके पास जो ह्यूमिड एयर होगी, जो वेट एयर होगी, उसका क्या वजन होगा, वो 1 प्लस 0.008 यानी कि 1.008 केजी ह्यूमिड एयर होगा।
और जो केजी ऑफ ड्रायर होगी वो 1 केजी होगी। तो अब आपको यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है वो 0.87 क्यूबिक मीटर पर केजी ड्रायर। तो केजी ड्रायर के साथ कट गया, केजी ह्यूमिड एयर के साथ कट गया, और जो टोटल वॉल्यूम है वो आपके पास जो एयर का वो 129 क्यूबिक मीटर फॉर दिस 150 केजी ऑफ ह्यूमिड एयर के लिए हमने इसको मालूम कर लिया। अच्छा, इसमें जो है आप बस इसमें स्टूडेंट का गलती का जो इम्कान है, जो जहाँ पे स्टूडेंट्स की ज़्यादा मिस्टेक करने का हो सकता है, वो यही हो सकता है कि आपने बस ये इसको देखना है कि अगर आपकी एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी है वो अगर आपकी 0.008 थी, जो भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू आई है, तो उसके अंदर आपने 1 केजी ड्रायर के मैश को ऐड कर देना है। जो भी आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू आई है उसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे, तो वो आपके पास जो है फॉर 1 केजी ड्रायर दिस विल बिकम द केजी ऑफ ह्यूमिड एयर। आपके पास वो चीज उसका ये वो वजन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको जो है कैलकुलेट हम इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी जी बड़ा सिंपल है, मैं आपको पहले से दिखा देता हूं। जो स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल है स्पेसिफिक एंथैल्पी, कि आपके पास जब वेट बल्ब टेम्परेचर आ गया, देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर आपके पास आ गया, और वेट बल्ब जब टेम्परेचर आपके पास आ गया तो वेट बल्ब टेम्परेचर वाले जो आपने लाइन वगैरह आपके पास दी थी, उसी लाइन को आपने उसी तरह वेट बल्ब जैसे आपने मालूम किया था उसी लाइन को आप एक्सटेंड कर दें। कुछ नहीं आपने करना, सिर्फ उसी लाइन को आपने एक्सटेंड कर देना है। आपके पास वो जो जिस यहां पर वो जो आपके पास वेट बल्ब वाली लाइन को फर्दर आप आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे एंथैल्पी एट सैचुरेशन आ जाएगी। आपके पास ये जो वैल्यूज आपके पास मिलती हैं वो वैल्यूज आपके पास एंथैल्पी एट सैचुरेशन की वैल्यू आपके पास दे देगी। तो हमने इसको इस तरीके से जो है इसको हमने इस तरीके से एक्सटेंड करते हुए हमने, जब आप इसको बना रहे हैं तो आपके पास यहाँ से जब इसको एक्सटेंड किया आपने, तो एक्सटेंड करते हुए हमारे पास जस्ट आपने जो आपका वेट बल्ब वाली जो लाइन थी, वेट बल्ब आपकी जो जिस लाइन पे आप निकाल रहे थे उसी लाइन को फर्दर आपने एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करते हुए आपने उसको इस तरह से कर लिया है कि जो आपके पास यहाँ पे एंथैल्पी एट सैचुरेशन तक ले गए। और ये अगर आप वैल्यू देखें तो आप यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी तो ये तकरीबन 50 है, और ये 52 तकरीबन, ये 51 और 52 के पास ये आपके पास केजी पर केजी ड्राई एयर आपके पास वहां से वो वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली तो आपने जब उसको सिर्फ एक्सटेंड करेंगे और आपके पास वो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। और ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है क्या? जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है बेसिकली ये आपके पास जो एयर के अंदर जो एयर का एनर्जी कंटेंट है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है स्पेसिफिक एंथैल्पी। जो भी एयर का जो है एनर्जी कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट करती है। और हम इस एंथैल्पी को जब आप फाइंड आउट करते हैं तो ये आप सैचुरेशन कर्व तक ले जाकर, जैसे अभी आपने देखा कि वेट बल्ब टेम्परेचर तक ले जाकर उससे ऊपर आप आगे तक लेके गए हैं। तो बेसिकली हमारे पास जब उसको ऊपर तक लेके जाते हैं तो हमारे पास जो सैचुरेशन कर्व के ऊपर हम जब इसको देखते हैं तो हमें पता ये चलता है कि आपके पास ये जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, इस चार्ट की मदद से हम जो है ये आपको 1 केजी जो हमारे पास एंथैल्पी जो ड्राई एयर होती है और प्लस उसके अंदर जो वेपर मौजूद होते हैं, वाटर वेपर मौजूद होते हैं, उसकी जो एंथैल्पी, उसकी जो हीट होगी, उसकी जो एनर्जी होगी, उसको हमें मालूम की कि उसको दिया जाता है। तो बेसिकली आपको पता है कि इसको जब ये ग्राफ में उन्होंने डाटा के लिए इसको प्लॉट किया था तो उसके लिए उन्होंने कोई रेफरेंस स्टेट्स वगैरह भी यूज की होंगी। तो रेफरेंस स्टेट्स इसके लिए वही कि लिक्विड वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर एट 0 डिग्री सी, और जो आपके पास ड्राई एयर है वो 1 एटमॉस्फेयर और 0 डिग्री सी, उसकी बेसिस के ऊपर ये स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यूज जो है वो आ रही होती हैं। तो देखिए अगर आपके पास जो है वेट बल्ब टेम्परेचर आपके पास मालूम हो गया है तो इसको हम बहुत आसानी के साथ जो है आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि 25 डिग्री सी अगर आपके पास जो है हमें पता हो कि जो सैचुरेटेड एयर है वो 25 डिग्री सी पर है, और अगर आप ये कहें कि उसके पास एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी वगैरह मौजूद है, जरा उसको देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी आपके पास
उसके पास 0.020 मौजूद है। तो आप अगर ये देखें 0.0202, 0.0202, ये देखिए 0.0202 हमारे पास 0.0201 है, 2468, ये हमारे पास 0.0202। मैंने इसको इस तरीके से जो है एक्सटेंड कर रहे हैं इसको थोड़ा सा, मैंने इसको देख लिया है। अच्छा जी, बहरहाल अब देखिए आपके पास यहाँ पर सवाल के अंदर से बताया था कि सैचुरेटेड एयर एट 25 डिग्री सी एंड 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर आप उसको देखें, सैचुरेटेड एयर थी 25 डिग्री सी पर, आपके पास टेम्परेचर था उसका गिवन था, तो टेम्परेचर आपके पास ये 25 वाला था। जस्ट इसको अगर आप वहां से ही निकाल लेते तो आप इसको वहां से भी इजीली आप इसको कर सकते थे कि ये यहाँ पे 25 डिग्री सी है एट सैचुरेशन। तो 25 डिग्री सी से आपने इसको जब यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया तो आपके पास ये 75 है, 76 है, ये 76.5 आ गया। तो हमारे पास इस तरीके से इसके अंदर आ गया। तो अब क्योंकि आपको पता था ये 25 है, इसके लिए हमें, अच्छा ये देखिए 25 है, तो इसको अगर हम बढ़ाते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है जी। तो इसको इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है और हमने इसकी जो एंथैल्पी मालूम की है वो हमने मालूम की है 76.5। तो आप इसको इस तरीके से जस्ट देखिए, आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर जब आ गया, वेट बल्ब टेम्परेचर जिस पॉइंट पर आया है उस पॉइंट से ऊपर आपने इसको एक्सटेंड कर देना है। और जब आप इसको एक्सटेंड कर देंगे वेट बल्ब टेम्परेचर वाले जिस पॉइंट के ऊपर से आपने आया है, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू बन जाएगी। जो वेट बल्ब टेम्परेचर आ गया उसके बाद आपने उसको एक्सटेंड कर देना है, और एक्सटेंड करने के बाद आपके पास यहाँ पर वेट बल्ब की लाइनें वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके अंदर हमारे पास देखिए कि एंथैल्पी डेविएशन है। एंथैल्पी जो डेविएशन है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कि हम इसकी करेक्शन के लिए हम जो है एंथैल्पी डेविएशन के लिए हम जो है वो वैल्यू इसके निकालते हैं। तो अगर आप इसको ये कीजिए कि जरा इसको देख लेते हैं एंथैल्पी डेविएशन को हमारे पास। अच्छा जी, लेट्स अगर हमारे पास जो एयर है वो 35 डिग्री सी पर हमारे पास एयर और 10% उसकी जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो। 35 डिग्री सी है एयर आपके पास, एयर आपके पास देखिए, अगर आपके पास एयर है तो एयर आपके पास इस तरह 35 डिग्री सी पर, ये देखिए ये 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अच्छा, और उसके बाद आप इसको गौर करें तो आप यहाँ से आपको जो वेट बल्ब की जो मिलेगा, आप जब इसको वेट बल्ब को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वेट बल्ब के लिए आपको यहाँ से इस तरह ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि इससे जो वर्टिकल आप लाइन जा रही है इसी के साथ ही
तो ये आपके पास आएगी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा छोटा इसको करके देखता हूँ। हमें ये तो पता लग गया था कि यहाँ से आपके पास आई थी, तो वो कहाँ से थी इसको ज़रा देख लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ मौजूद है, हम इसको कहते हैं कि ये इस जगह से हमारे पास वो वैल्यू, पर इसमें ये आपने ख्याल करना है जब इसको लाइन को ड्रॉ करें, अगर सीधी लाइन नहीं होगी तो इसके अंदर से जो वैल्यू वगैरह निकालनी है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ये आपके पास जो वैल्यू निकली, इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट कर दिया। ये इस तरह वैल्यू हमारे पास, अच्छा यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो आप इसको जब आप करेंगे, इसको अगर फर्दर इसको एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास यहाँ से कोई इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अब आपने एंथैल्पी डेविएशन निकालनी है। तो डेविएशन निकालने के लिए देखिए कि आपके पास ये जो रेड कर्व है, ये आपको नजर आ रही है, ये रेड कर्व है, आपके पास ये वैल्यू आ रही है, आपके पास ये आ रही है -0.4, ये -0.6, आपके पास ये वैल्यू आ रही है। तो अगर आप इसको इस तरीके से निकालिए कि आपके पास इसमें से निकालते हुए सीधी आप लाइन निकाल, बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ से लीनियर इंटरपोलेशन करके इस पॉइंट की ये वैल्यू निकाल लेंगे। -0.4 और -0.6 के दरमियान में लीनियरली इंटरपोलेट करके आप ये इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू आएगी उसको आप इस वैल्यू में से आप इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि जो आपने एंथैल्पी एट सैचुरेशन मालूम की थी उसमें से आप ये डेविएशन मालूम कर लेंगे, तो वो आपकी एग्जैक्ट एंथैल्पी की वो वैल्यू होगी। तो उसके लिए मिसाल के तौर पर जैसे हमने देखा अभी, यहाँ पे 0.5 था और ये 0.6, इसको जब आपने लीनियरली यहाँ पे आपने पॉइंट माइनस ये इस कर्व के दरमियान में -0.4 और -0.6 के दरमियान में हमारे पास जो पॉइंट की जो वैल्यू आ रही है वो -0.52 वैल्यू आई है। -0.52 इस पॉइंट की वैल्यू आई है। तो यहाँ से हम जो वैल्यू हमने यहाँ से ली उसके अंदर से -0.52 जब हमने उसको निकाल लिया तो हमारे पास जो था तो हमने इसमें से इसको निकालते हुए, जब हमने इसको निकाला इसमें से वैल्यू को, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आपके पास जो स्पेसिफिक एंथैल्पी की जो वैल्यू आई वो 44.48 किलो जॉल्स पर केजी ड्राई है। इसमें अगर आप दोबारा इसी तरह अगर आपने टोटल एंथैल्पी निकालनी हो, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अगर आपने टोटल एंथैल्पी निकालनी होती तो वो भी आप निकाल सकते थे। तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकाला था, तो इसी तरह टोटल एंथैल्पी भी निकल सकती थी, जिसमें हम लिखते कि आपको पता है जैसे टोटल एंथैल्पी मैश और उसको साथ स्पेसिफिक एंथैल्पी के साथ हो जाता, तो आप यहाँ पे उसका टोटल मैश लिखने के बाद एयर का यहाँ से 1 kg और 1.08 जिस तरह वो निकाला था उसी तरह आप लिखते, तो आपके पास यहाँ पर टोटल एंथैल्पी भी आपके पास निकल आती। एक दफ़ा इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए कि जो आपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, तो वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर किस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोगों ने इसको मेजर कर लेने हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और जब आपने इसको एंथैल्पी एट सैचुरेशन या आपने उसकी एंथैल्पी मालूम करनी है, तो आपके पास ये जो वेट बल्ब की जो लाइनें आ रही थी, ये आपको जो वेट बल्ब की लाइनें नजर आ रही हैं, ये जो वेट बल्ब वाली लाइनें नजर आ रही हैं, इस लाइनों को आपने जब ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया एंथैल्पी तक, तो आपके पास वेट बल्ब मालूम करने के बाद उसको ऊपर तक एक्सटेंड कर दिया तो एंथैल्पी एट सैचुरेशन आ गया। और इसी तरह जब आपके पास मॉइस्चर कंटेंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, इधर से आपको मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा और अपोजिट यहां से आपके पास ड्यू पॉइंट मिलेगा। ये मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, ये ड्यू पॉइंट मिलेगा। तो यहां से देख लें या इसको यूं वर्टिकली नीचे कर लें तो आपके पास ड्यू पॉइंट आ जाएगा।
फिर ये जो आपके पास इस तरह की जो कर्व थी, इस तरह की जो कर्व लगी हुई है, वहां से जिस जगह से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टच कर रहा है वो आपके पास परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रही होगी। अक्सर औकात इसके लिए आपको लीनियर इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ये जो इस तरह तिरछी लाइनें हैं आपके पास, नेगेटिव स्लोप्स हैं जिनके, वहां से आपके पास ये स्पेसिफिक वॉल्यूम्स आपके पास आ जाएंगे। और अगर आप इस सब चीज़ों को इकट्ठा देखें तो आपके पास यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे कोई ड्राई बल्ब था आ गया, और ड्राई बल्ब आने के बाद जो था ये, इसमें देखिए बेसिकली इसको जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये शो नहीं किया मैंने, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अलावा हर चीज़ आपको शो कर दी है, लाइनें दिखाने के लिए डिफरेंट लाइनें। लेकिन अगर आपने जो मेजरमेंट करनी होगी तो उस मेजरमेंट में ये आपके पास अगर दो कोई सी चीज़ें जो इंटरसेक्ट करनी है, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट से आपके पास ड्राई बल्ब है, परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो उसके लिए है। तो लेकिन सिर्फ ये आपको सिर्फ कोई पॉइंट नहीं कि जहां जहां इसके अंदर मौजूद है हमारे पास जो जो वैल्यू, कि इसमें यहाँ पे आपके पास ये ड्राई बल्ब आ गया, ये परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई, ये एंथैल्पी एट सैचुरेशन आ गई, ये आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया, ये आपके पास मॉइस्चर कंटेंट आ गया, और यहीं से आपको अपोजिट टू द मॉइस्चर कंटेंट आपको जो है ड्यू पॉइंट भी मिल जाएगा, और ये इसके अंदर हमारे पास जो है एंथैल्पी डेविएशन आपके पास मौजूद है। तो जो ड्यू पॉइंट वही बिल्कुल ऑपोजिट, जो ड्यू पॉइंट आपके पास ऑपोजिट है, अलग से यहाँ आपको दिखा दिया, ड्यू पॉइंट आपके पास आ गया है। और तो हम तो ड्यू पॉइंट ऐसा ऐसा जैसे ही उसको फॉलो करता है तो आपके पास वहां से आपके पास वो ड्यू पॉइंट वगैरह उसके साथ है। तो बस हमने इसके साथ में ये सारी कुछ चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर कि मैं इसको, जब आप लोगों का लाइव सेशन होगा, मैं उसको दोबारा भी इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको रिपीट करूंगा, और इसको ख़ास तौर पे देखिएगा क्योंकि अभी जो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की, सॉरी फिफ्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लास हुई थी, तो उसमें हमें उस दिन जुमे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। तो मैं अब यह रिस्क नहीं ले सकता था कि आप लोगों को भी ड्यूरिंग द लेक्चर के पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमें ये डिस्टर्बेंस आए। तो मैंने इसको वैसे रिकॉर्ड तो करके अपलोड कर दिया अब आपके पास, ताकि आप इसको एकदम व्यू कर लें। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको व्यू करके एक दफ़ा दोबारा इस लेक्चर में जो हमारा ट्यूसडे को लाइव सेशन होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करें, ताकि हम दोबारा इन चीज़ों को हम डिस्कस कर लें, एक दफ़ा दोबारा हम देख लें। दीज थिंग्स आर नॉट वेरी सिंपल, कि इसको आप ऐसे ही जो है ऑनलाइन इसको एक्सप्लेन करना, इसको देखना, कि आप लोग जो है इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसका प्रिंट आउट लेकर फुट्टे की मदद से, जो मैं बार बार लीनियर इंटरपोलेशन कर रहा था, लेकिन जब करने लगेंगे उसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और उसमें बड़ी मिस्टेक है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बगैर वो हल नहीं होगा। बारह जी, अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, लाइक ऑलवेज आप जो है मोर देन वेलकम, आप मुझे ईमेल कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। उसके अलावा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो बेस्ट मेथड है वो यही कि आपकी जो हमारी मंगल और हर जुमेरात वाले दिन 1 बजे हम लोगों की जो है वो लाइव सेशन होता है। तो लाइव सेशन के अंदर आप अटेंड करें लाइव सेशन को। लाइव सेशन में इनको डिस्कस कीजिए, कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा पूछिए। ये आपकी समझ होना इसको लाजमी है, वरना ये सवालात में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।